नमस्कार, मैं निशा शर्मा #हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्मार्ट लुक रखने में बालों की अहमियत तो हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि यदि हमारे बाल झड़ जाते हैं तो हमारा लुक बदल जाता है। बाल झड़ने के कई रीज़न हैं, जैसे उम्र, जेनेटिक्स और स्ट्रेस। तो आज के पूरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हम बालों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और यदि हमारे बाल झड़ते हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम हेयर स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी देने के लिए और शिक्षित करने के लिए आज हमारे पास गुरुग्राम से फेमस प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अशित गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर अशित गुप्ता #हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट में। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर अशित गुप्ता, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि ट्राइकोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में आपको कैसे रुचि आई। बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनने का बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और हमारी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली रही है शुरू से। मैंने अपनी MBBS करने के बाद जनरल सर्जरी में MS किया और फिर CMC लुधियाना से MCH इन प्लास्टिक सर्जरी किया, 2009 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कुछ साल के लिए रूटीन प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, लेकिन शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट और ट्राइकोलॉजी में ज़्यादा था। तो 2014 के बाद से हमारा मेन फोकस एरिया ट्राइकोलॉजी और हेयर ट्रांसप्लांट ही है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हेयर फॉल इन टुडेज एरा इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, तो किसी को कैसे पता लगता है कि ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। रूटीन या नॉर्मल हेयर फॉल कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि बॉडी का हर एक बाल एक साइकिल में होता है। वो बाल ग्रो करता है, वो स्टैटिक हो जाता है और फिर वहाँ से शेड हो जाता है और उसके बाद कुछ महीने वहाँ नया बाल उसके बाद ग्रो कर जाता है। तो ये जो साइक्लिकल हेयर फॉल जिसको हम बोलते हैं, इसमें कोई भी टेंशन या कोई भी समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के बाल झड़ने के बाद वापस ग्रो नहीं कर रहे, ओवरऑल थिनिंग हो रही है, तो उसको फिर वो नॉर्मल हेयर फॉल होने की बजाय डिजीज या जिसको हम सीरियस हेयर फॉल बोलते हैं उस कैटेगरी में आ सकता है, और उसके लिए फिर हमें एक्सपर्ट से एडवाइस लेना बेटर रहता है। एंड आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि जो आजकल हम नॉर्मल सोप एंड बॉडी वॉश, शैम्पू यूज़ करते हैं, वो भी एक मेन रीज़न है हेयर फॉल का? एज सच सोप, बॉडी वॉश, शैम्पू बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते, क्योंकि हेयर लॉस के रीजंस कुछ अलग तरीके से जेनेटिक्स या बाकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से वैसे जो हेयर की हेल्थ है उस पर नुकसान होता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि थोड़े माइल्ड शैम्पूस जिसमें कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पूस वगैरह हम यूज़ करें। उनकी फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स को हम अवॉइड करना चाहते हैं। क्या बालों का झड़ना एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये आजकल की लाइफस्टाइल से कितना रिलेटेड है? बालों का झड़ना मेनली तो जेनेटिक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि अगर जीन्स में लिखा हुआ है बाल जाने हैं तो बाल जाने हैं। लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं, जेनेटिक होने के बावजूद जो हेयर लॉस का टाइम है वो प्रीपोन हो गया है। पहले पिछली जनरेशन में हम देखते थे कि 35-40 के करीब लोगों में हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल वही समस्या हम 20 से 25 साल तक देख रहे हैं। तो जेनेटिक्स प्लस अदर फैक्टर्स दोनों कॉम्बिनेशन रीज़न है हेयर फॉल का। एंड बालों में डैंड्रफ क्यों होता है और ये भी एक रीज़न है क्या हेयर फॉल का? डैंड्रफ का बेसिकली लिटरली मतलब होता है डेड एंड रफ स्किन। सो उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के जो सेल हैं, जो स्कैल्प के, उनकी टर्नओवर ज़्यादा है, जिसके कारण वो स्किन निकल रही है। कई लोगों में नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस या बाकी कारणों के कारण डैंड्रफ बढ़ सकता है। तो डैंड्रफ एज सच हेयर लॉस का डायरेक्ट रीज़न नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब डैंड्रफ होता है तो ट्रांजिएंट हेयर लॉस बढ़ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये बाल कुछ महीने में वापस आ जाते हैं। डॉक्टर अशित गुप्ता, बालों को झड़ने से रोकने के लिए एवं स्वस्थ रखने के लिए आप कौन सा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि बालों का झड़ना जनरली मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। तो मेन तो जो सबसे पहले हम कर सकते हैं वो अपना लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो बालों के लिए इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले तो स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जो न्यूट्रिशनल हमारी डेफिशिएंसीज हैं, अगर हम बैलेंस फूड लेते हैं, अपने आप को प्रॉपर स्लीप लेते हैं, और पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कारण बन गया है जिससे हेयर लॉस बढ़ जाता है। अल्कोहल, स्मोकिंग एक रीजंस हैं
जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हेयर लॉस में। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद हमें जनरली अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो हम कई बार रूटीन ब्लड टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हमें पता चले कि कोई ऐसे कारण हो, कोई ऐसी डेफिशिएंसीज हो जिनको हम डायग्नोस करें और उनको करेक्ट करें। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट लाइन में हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमारे हेयर लॉस को इम्प्रूव करते हैं, या लोकल मेडिसिन्स हैं जो कि बालों को इम्प्रूव कर सकती हैं। डॉक्टर अशित गुप्ता, ऐसा देखा गया है कि कुछ मेल्स में कुछ सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं एंड कुछ मेल्स के पीछे के बाल गायब हो जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? देखिए, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो हम देखते हैं उसकी 3 टाइप्स जनरली हम ज़्यादा देखते हैं। एक तो टाइप होता है कि आगे से इस एरिया से बाल कम हो जाते हैं और बीच और पीछे के बाल बच जाते हैं। दूसरे पैटर्न में जो पीछे वाला क्राउन एरिया है, इसमें गोल गोल पैच बनने शुरू हो जाते हैं और आगे और बीच वाला एरिया इंटैक्ट रहता है। और तीसरा जो सबसे कॉमन हम पैटर्न देखते हैं, उसमें आगे और पीछे दोनों जगह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और बीच का एक स्ट्रिप बच जाता है और धीरे धीरे टाइम के साथ वो भी जाना शुरू हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता, बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या न्यूट्रिएंट थेरेपी भी है? डेफिनेटली क्योंकि क्या है कि बाल जो बनता है तो उसको काफ़ी मल्टीपल तरीके के कंपोनेंट से ही बाल बनता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा कंपोनेंट उसमें मिसिंग है। उसमें हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं और रूटीन हमारे पास हेयर न्यूट्रिएंट्स हम यूज़ करते हैं, जो रूटीन चीज़ें बालों को बनने के लिए चाहिए, और अगर वो बॉडी में डेफिशिएंट हो तो उनको हम कंपनसेट करने की उससे कोशिश करते हैं। डॉक्टर अशित गुप्ता, अभी आपने बात करी ब्लड टेस्ट की, तो ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट हैं एंड कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट थेरेपी है जो बालों को झड़ने से रोकते हैं? देखिए, ब्लड टेस्ट में जो मेनली हम देखना चाहते हैं, एक तो पेशेंट का हम CBC काउंट देखते हैं, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, जिसमें हमें उसका हीमोग्लोबिन और बाकी ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पता चलता है। दूसरा जो जनरली हम डेफिशिएंसीज देखते हैं, जैसे आयरन की, B12 की, विटामिन D की, फॉलिक एसिड की, ठीक है, उन चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं। और तीसरा जो मेन टेस्ट होता है, बॉडी के बाकी सारे पैरामीटर्स भी हम चेक करते हैं, क्योंकि हेयर लॉस कई बार क्या होता है, बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हेयर पे आता है। तो हम होलिस्टिक बॉडी चेकअप करते हैं, लेकिन हेयर के स्पेसिफिक कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। डॉक्टर अशित गुप्ता, आजकल यंग एज में हेयर लॉस की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 18 साल के लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो इसका क्या रीज़न है और इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हेयर लॉस के हम 2 मेजर कंपोनेंट मानते हैं, एक जेनेटिक और एक लाइफस्टाइल। तो जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो सेम है, वो एक जनरेशन में बदला नहीं है, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पिछले 15-20 साल से काफ़ी चेंज हो गया है। मेजर फैक्टर वही है कि हम हेयर लॉस का जो इंसिडेंस है वो 15 से 20 साल प्रीपोन देख रहे हैं। पहले कुछ साल पहले जब हम किसी का ट्रांसप्लांट करते थे तो हम 24-25 साल से नीचे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते थे, हम वेट करते थे ताकि जो बॉल्डनेस का पैटर्न है वो एस्टैब्लिश हो जाए। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं, 18, 19, 20 साल में भी एडवांस्ड हेयर लॉस पैटर्न्स हम देख रहे हैं। तो कई बार हमें इतनी यंग एज पे भी एस्टैब्लिश पैटर्न्स में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अर्ली भी करना पड़ता है। डॉक्टर अशित गुप्ता, आजकल जो हमारे अर्ली केसेस हैं या मॉडरेट केसेस हैं, तो उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शंस है? देखिए, ऐसा होता है कि जो हेयर लॉस होता है वो स्टार्टिंग में रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम उस पर काम करते हैं मेडिसिन से या थेरेपी से, तो वो बाल वापस आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो ये लॉस है रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। तो अगर तो पेशेंट अर्ली या मिड स्टेज में हमारे पास आता है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादातर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। हम उसको, जैसे थेरेपीज है हमारे पास, PRP है, GFC है, मीजोथेरेपी है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो हेयर लॉस को रीग्रो करने में हेल्प करती हैं। और साथ में जो मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, मिनॉक्सिडिल है, तो मल्टीपल चीज़ें हम करके बालों को वापस रीग्रो कर सकते हैं और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं, बशर्ते ही लॉस इरिवर्सिबल ना हुआ हो। डॉक्टर अशित गुप्ता, सबसे पहले हमें ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और ये किन लोगों में किया जा सकता है और किन लोगों में हम नहीं कर सकते। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो परमानेंट बाल हैं जो हमारे पीछे और साइड ऑफ स्कैल्प होते हैं,
या कुछ केसेस में हम बॉडी हेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे बियर्ड एक बहुत कॉमन एरिया है, कई बार हम चेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या बाकी बॉडी पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो परमानेंट हेयर होते हैं, इनको हम लेके जो हमारे प्रॉब्लम एरियाज है, जो बॉल्ड पैचेस हैं स्कैल्प पे या अदर एरियाज पे, वहाँ पे इनको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ट्रांसप्लांट का एडवांटेज यही होता है कि एक बार जो बाल वहाँ ट्रांसप्लांट हो जाता है तो वो परमानेंट रहता है, वो दोबारा से नहीं झड़ता। तो ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन की तरह हमें हेल्प करता है। अब जो आप कह रहे हो कि किस में किया जा सकता है किस में नहीं किया जा सकता, ट्रांसप्लांट किसी भी इंसान में जो मेडिकली फिट है, एक प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर अंडरगो होने के लिए, उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत एडवांस स्टेजेस ऑफ बॉल्डनेस, जैसे ग्रेड 7 बॉल्डनेस या कोई ऐसी चीज़ें, कोई मेडिकल इश्यूज हों जो जिसमें हम सर्जरी एडवाइस नहीं कर सकते, तो उनमें हम कहते हैं कि उतना अच्छा या तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसको हम अवॉइड करते हैं, या सब ऑप्टिमम कॉस्मेटिक रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, क्योंकि अब बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की हमारे पास ऑप्शन है, ज़्यादातर तो हम सिंगल स्टेज में कर सकते हैं, कुछ स्टेजेस में, कुछ लोगों में हम 2 स्टेजेस में भी कर सकते हैं उसको। डॉक्टर अर्शित गुप्ता, अभी हमने बात करी हेयर ट्रांसप्लांट की, तो क्या ये सेफ है? और यदि हम ये करवाते हैं तो ये सर्जिकल प्रोसेस पेनफुल होता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं, ये उसमें से वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर है। इसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हम कोई भी पेशेंट जिसका हम ट्रांसप्लांट करते हैं, पहले उसके सारा रूटीन वर्कअप करते हैं ताकि कोई ऐसी चीज़ मिस ना हो जो कि बाद में कॉम्प्लिकेशंस करे। कोई पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो उसको पहले हम ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके बाद ही उसका प्रोसीजर परफॉर्म होता है। रही बात पेन की, तो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में जो पेन होता है वो बहुत कम टाइम के लिए, जब हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं उस टाइम थोड़ा सा पिन प्रिक होता है। आई वुड से कि वो जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ पेन है पूरे प्रोसीजर में, वो 5 से 10 मिनट है। अगर उसको हम पेन को ग्रेड करें 0 to 10, विद 0 इज नो पेन एंड 10 इज मैक्सिमम पेन, तो पेशेंट की जनरली जो हमें फीडबैक मिलता है कि वो समथिंग अराउंड 4 ग्रेड का पेन होता है, और वो भी 5 से 7-10 मिनट के लिए। ओवरऑल प्रोसीजर पेनलेस होता है, और बाद में भी पोस्ट प्रोसीजर भी कोई ऐसा पेन का इशू जनरली नहीं रहता। डॉक्टर अर्शित गुप्ता, पोस्ट सर्जरी के बाद हमें कितनी केयर करनी पड़ती है, और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो कितने दिनों के बाद पेशेंट के बाल आ जाते हैं? देखिए, पोस्ट सर्जरी केयर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बेसिकली पेशेंट को सर्जरी करने के बाद 5 दिन के लिए रूटीन एंटीबायोटिक, पेन किलर, मल्टीविटामिन वगैरह मेडिसिन देते हैं। 5 दिन के बाद वो मेडिसिन बंद हो जाती हैं। केयर में पेशेंट को बहुत ज़्यादा जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई वैसे तो पेशेंट को करनी ही नहीं चाहिए, पर अगर कोई फिर भी करना चाहता है तो वो 2 हफ्ते के लिए उसको हम मना करते हैं। और जो कोई बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करता है या कोई बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स खेलता है, उसको भी हम 2 हफ्ते के लिए अवॉइड करते हैं। लेकिन रूटीन अपनी एक्टिविटीज़, जो अपना ऑफिस में काम करना है, रूटीन काम करना है, वो सारे वो नेक्स्ट डे से कर सकता है। ऐसा कोई बेड पे लेटने वाला या कोई रेस्ट करने वाला प्रोसीजर नहीं है। और जो बाल हम लगाते हैं, उसके लगाने के बाद मोटे तौर पे 3 फेस आते हैं। पहला फेस आता है फेस ऑफ शेडिंग। अगर मान लो हमने किसी के 100 बाल लगाए हैं, तो 3 हफ्ते और 1 महीने के बीच में एवरेज 60 से 70% बाल एक बार झड़ जाते हैं। ऊपर से बाल झड़ जाता है, लेकिन अंदर से रूट बची रहती है। 1 महीने और 3 महीने के बीच में एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फेस। उसमें ना तो बाल झड़ते हैं, ना बाल ग्रो करते हैं। जितने बाल हमारे 1 महीने पे होते हैं, उतने ही बाल 3 महीने तक रहते हैं, बस उनकी लेंथ बढ़ती रहती है। 3 महीने के बाद मेन ग्रोथ फेज शुरू होता है, जो कि 6 महीने तक चलता है, और उसमें मेजॉरिटी जो बाल हमारे 3 हफ्ते और 1 महीने के बीच में शेड हुए थे, वो वापस ग्रो बैक कर जाते हैं, और जनरली 6 महीने पे हमें ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आ जाता है। कई लोगों में अगर थोड़ा सा रिजल्ट लेट हो तो वो 6 महीने और 1 साल तक भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो दर्शकों, इतना सुनने और समझने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है सिलेक्टिव केसेस में। तो डॉक्टर, मेरा फिर भी एक सवाल है कि जब हम ये हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, तो इसके बाद भी वो बाल झड़ जाते हैं या फिर उनके बालों में कोई रंग चेंज होता है उनका? देखिए, ऐसा है कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर आज का नहीं है।
हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर हम पिछले 30 से 40 साल से कर रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली एक ही है कि जो बाल हम परमानेंट बालों को जब शिफ्ट करते हैं नए एरियाज पे तो वो परमानेंट रहते हैं। आज के तारीख में जो एडवांटेज हुआ है कि उस प्रिंसिपल को यूज करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स बेटर आ गई हैं, इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के परमानेंट होने पे कोई डाउट ना पहले था ना अब है। होता क्या है कई बार कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम कुछ बचे हुए बाल भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो बचे हुए बाल हैं वो टाइम के साथ कम हो जाते हैं और कुछ सालों बाद कई बार लगता है कि भी हमने तो बाल लगवाए थे, पहले तो अच्छा था, अब इतने सालों के बाद फिर हम आप वहीं पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखोगे या उसको स्टडी करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो बाल लगवाए थे वो तो वैसे के वैसे ही हैं मोटे तौर पे, लेकिन जो उस टाइम बाल थे हमारे 4-5 साल पहले या कुछ सालों पहले वो धीरे धीरे कम होके वहां पे गंजापन आ गया। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट प्रोसीजर है और एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन हमें रिमेनिंग हेयर का केयर पोस्ट ट्रांसप्लांट भी उसको कंटिन्यू करना जरूरी है ताकि जो रिजल्ट्स आए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो मेंटेन रहे। ये ना हो कि हमें कुछ सालों बाद दोबारा से प्रोसीजर करना पड़े। जो ये हम ट्रांसप्लांट करते हैं क्योंकि ये नेचुरल बाल हैं तो ये नॉर्मल अगर जहां से हमने बाल लिए हैं वहां पे उसकी ग्रेइंग होनी है तो रिसिपिएंट एरिया पे भी उसकी डाउन द लाइन ग्रेइंग होगी ही होगी, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ट्रांसप्लांट ना तो ग्रेइंग को एक्सेलरेट करता है ना उसको कम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम टोटली व्हाइट हेयर पे भी ट्रांसप्लांट करते हैं जो ग्रे के बाद भी व्हाइट हो चुके हैं। सो कलर से हेयर ट्रांसप्लांट का कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर अर्शित गुप्ता, अब मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो हेयर लॉस से रिलेटेड है। जैसे कि हमने देखा है कई लोग बात करते हैं कि हर्बल ऑयल लगाकर जो आपका गंजापन है या बाल जो झड़ते हैं उससे आप रोक सकते हैं। देखिए, मैं तो इसको मिथ मानता हूँ कि कोई भी तेल आपकी हेयर रीग्रोथ में हेल्प कर सकता है, क्योंकि बात समझिए, हमारी जो बाल हैं उनकी जड़ों में, हर एक बाल की जड़ में अपने ऑयल ग्लैंड्स हैं। बॉडी को जितना ऑयल चाहिए बॉडी खुद बना सकती है। जब हम एक्सेसिव ऑयल यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस, पोल्यूशन को वो अट्रैक्ट करता है, तो उल्टा बालों की ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने की बजाय कई बार खराब कर देता है। हम किसी को तेल लगाने के लिए जनरली रिकमेंड नहीं करते। अगर कोई तेल लगाना चाहता है तो हम ये कहते हैं कि आप नहाने से, शैम्पू करने से आधा घंटा पहले तेल लगा सकते हो, लेकिन उसको फिर वॉश करना जरूरी है। पूरा दिन तेल लगा के रखना रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। एक और मिथ ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो बाल होते हैं वो नेचुरल नहीं लगते। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक पिछले कुछ सालों में बहुत एडवांस हो गई है। होता क्या है कि कई बार हम देखते हैं किसी ने 15 साल 20 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाया होता है तो हमें उसको देख के लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर आजकल के आप लेटेस्ट ट्रांसप्लांट्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे तो कई बार इवन एज अ एक्सपर्ट मुझे भी नहीं पता चलता कि वो ट्रांसप्लांटेड है, इतने नेचुरल होते हैं। डॉक्टर अर्शित गुप्ता, क्या रोजाना बाल धोने से भी बाल झड़ते हैं? देखिए, बाल रोजाना धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको, क्योंकि बाल धोने से हम बालों को क्लीन कर रहे हैं, वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइल्ड शैम्पूस हम रिकमेंड करते हैं ताकि केमिकल जो है, जो डैमेज है, वो बालों को कम से कम। ऐसा भी माना जाता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करने से हमारे बाल भी झड़ते हैं। इज दैट ट्रू? डेफिनेटली सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग बॉडी के सारे सिस्टम्स को हिलाती हैं। और बालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बॉडी में कहीं पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो तो सबसे पहले बालों पे इम्पैक्ट आता है। सो ओवरऑल बॉडी हेल्थ को रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉडी हेल्थी होगी तो मेजॉरिटी केसेस में बाल भी हेल्थी होंगे। डॉक्टर अर्शित गुप्ता, हमने बात करी हेयर ट्रांसप्लांट की, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जब आप पेशेंट से डील करते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रांसप्लांट कराते वक्त? ओके, सबसे पहले तो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है। उसको करना सेफ है, लेकिन उसमें अपने रिस्क इन्वॉल्व हमेशा रहेंगे। इसलिए जिनसे भी आप ट्रांसप्लांट करवाएं, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रख के करवाएं। क्योंकि आजकल जो मैं देखता हूँ, कहीं पे भी कोई भी ट्रांसप्लांट करने लग गया है, ना तो उनकी बैकग्राउंड है, ना उनके पास एक्सपीरियंस है, ना उसके पास एक्सपर्टाइज है। तो ऐसी लोगों से आप बच के रहें। आप पूरी रिसर्च करें करवाने से पहले। अगर आपको डाउट लगता है तो 2-4 लोगों से आप कंसल्ट करें, फिर ही अपना मन बनाएं।
तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी ट्रांसप्लांट करवाएं, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट, सिर्फ ये 2 ब्रांचेस हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो उनसे ही करवाएं। किसी और स्पेशलिटी या इवन नॉन डॉक्टर से सोचे भी मत। तो डॉक्टर अशित गुप्ता, हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो एक ही संदेश है कि अपनी पूरी बॉडी का ख्याल रखें। तो अगर बॉडी का ख्याल रखेंगे, सिस्टम्स को ठीक रखेंगे, तो बाल अपने आप ठीक रहेंगे। उसके बावजूद भी जेनेटिक क्योंकि लॉसेस होते हैं तो फिर भी बाल झड़ सकते हैं। अगर आपको वो समस्या है तो उसको प्रॉपर अर्ली टाइम पे उसको आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए और जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट्स करने बड़े इजी हैं। जितना लेट होता जाता है उतना फिर वो इरिवर्सिबल लॉस बढ़ता जाता है और चीज़ों को फिर हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो कि कम काम से ही इम्प्रूव हो सकती थी। डॉक्टर अशित गुप्ता, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने बिजी स्केड्यूल से अपना कीमती समय निकाला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो हमारे टिप्स को, आपके सजेशंस को समझेगी। एंड अगर कोई भी पेशेंट्स आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वो आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे भी पॉडकास्ट करके बड़ा अच्छा लगा। हम बेसिकली गुड़गांव में बेस्ड हैं। डिलाइट क्लिनिक के नाम से हमारा क्लिनिक है। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक DLF फेज़ 4 में है और एक सेक्टर 15 गुड़गांव में है। तो कोई भी हमारी वेबसाइट पे आके या ऑनलाइन जाके हमें देख सकता है और हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ईमेल कर सकता है। तो किसी भी मीडियम से कोई भी हमें कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो हमें कर सकता है। तो दर्शकों, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप किसी भी बालों से रिलेटेड समस्या का समाधान पाना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों द्वारा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं #HairOnAir पॉडकास्ट पर। हम YouTube, Spotify, Insta, Apple पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।